नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने रिलायंस के साथ जो डील करी है, वो 300 बिलियन डॉलर का कैसे हो गया? क्या सही में रिलायंस के पास इतना पैसा है कि वो अमेरिका में 300 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर सकता है? आप क्या सोचते हो? मैं पूरा डिटेल में इसके बारे में आपको समझाऊंगा। एक तो रिलायंस की जो करंट मार्केट कैप है ना, उसकी जो औकात है और उसका करंट वैल्यू, वो ही मात्र 200 बिलियन डॉलर के आसपास है, अगर पूरे रिलायंस को हम लोग इक्विटी मार्केट से कैलकुलेट कर ले तो फिर ये कंपनी अमेरिका में 300 बिलियन डॉलर कैसे इन्वेस्ट कर सकती है? तो भाई, ये सरासर बकवास है और मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। और रिलायंस को ही क्यों दिया गया है? क्योंकि अमेरिका में तो बहुत बड़े बड़े बिलियनर हैं। क्या रिलायंस के पास जो कैपेबिलिटी है, जामनगर में जो रिफाइनरी है वो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है, तो उसकी एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होंगी। इसीलिए अमेरिका ने, मतलब देखो, अमेरिका में बहुत सारे रिफाइनरीज हैं और उसकी कैपेसिटी ऑलरेडी दुनिया में नंबर वन है। लेकिन वो सारे के सारे रिफाइनरीज 50 साल पुराने हैं। मतलब जो वेनेजुएला का तेल और जो हार्ड क्रूड होता है, उसको रिफाइन करने में तो अच्छा है, लेकिन जो अमेरिका में खुद क्रूड जनरेट होता है, उसको रिफाइन करने की कैपेबिलिटीज लगभग न के बराबर है। इसीलिए अमेरिका जो तेल बनाता है, पहले उसको विदेश में भेजता है और वही रिफाइन करके उसके प्रोडक्ट को खरीदता है। तो भाई, अब जिस तरीके से ईरान में युद्ध चल रहा है, खुदा न खास्ता इन फ्यूचर कोई और स्ट्रेट जो ऑयल रिच कंट्रीज है वहां पर हो जाए, तो नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डोनाल्ड ट्रंप को ये करना ही पड़ेगा। जिस तरीके से ईरान जो है ना, मतलब जीना, मतलब आप समझ लो, अमेरिका के पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है और वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ना, जिसमें छोटा सा पैच है, वहां से दुनिया भर के तेल निकल रहे हैं और उसको उसने चोक कर दिया है। और ईरान ने बोला है भाई कि तुम हमें तबाह और बर्बाद कर दो, लेकिन हम भी तुमको नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका पर डायरेक्टली इसका असर ये हुआ है कि वहां के तेल के दाम जो पेट्रोल पंप पर होते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गई हैं। जो अमेरिका की तरफ से मिसकैलकुलेशन किया गया था कि भाई हम लोग जाएंगे, ईरान को मार देंगे और बस हो जाएगा, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन ईरान इसके लिए आज से नहीं, मुझे तो लगता है तकरीबन दसियों साल से इस चीज़ के लिए तैयार बैठा हुआ था कि अगर हमारे पास और हमारे ऊपर अटैक होता है, तो हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को नहीं छोड़ेंगे। जो अमेरिकी मिलिट्री है, उसका दावा है कि उसने 5500 से ज़्यादा, मतलब मिसाइल्स दागे हैं। बट रिजल्ट क्या है मेरे भाई? पूरे यूएई में रोज ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, इसराइल पर भी हो रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इस युद्ध की आग में मतलब जल चुका है। चलिए, कोई बात नहीं दोस्तों, बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पहले समझते हैं कुछ डिटेल्स। हिस्टोरिकल मेगा डील डिकोड करते हैं कि 300 बिलियन डॉलर इंडिया और यूएस एनर्जी पैक्ट जो हुआ है, वो बहुत ही, मतलब नंबर तो ठीक है बट वो एक साल का नहीं है। पहले कुछ कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं दोस्तों। द यूएस विल बिल्ड इट्स फर्स्ट न्यू ऑयल रिफाइनरी। 50 साल में पहली बार ऐसा होगा कि यूनाइटेड स्टेट में रिफाइनरी बनेगा। बैक्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडिया लार्जेस्ट एनर्जी इंटिटी एग्जीक्यूटिंग अ मॉन्यूमेंटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब एक जो रिफाइनरी बनाने की कैपेबिलिटी है और जो कैपिटल है, वो रिलायंस के पास दोनों है और एक्सपर्टीज भी है। मतलब रिफाइनरी तो बना लोगे, लेकिन उसमें काम करने वाले जो टेक्निकल लोग हैं वो कहाँ से लेकर के आओगे?
तो रिलायंस इज अ परफेक्ट फिट राइट नाउ। और बाकी जो और देश की कंपनी है, फॉर एग्जांपल चाइना, वो तो अमेरिका में इन्वेस्ट करेगी नहीं। फास्ट ट्रैक्ड amid skyrocketing global oil prices triggered by the future फरवरी 2026। देखो, मात्र एक साल पहले तक हम लोग ये बात कर रहे थे ग्रीन रेवोल्यूशन, सोलर पावर प्लांट, लेकिन इस एक इफेक्ट से डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से जो ऑयल लॉबी है ना, उसकी एक तरफ से जीत मानी जा रही है। और जो रिलायंस है अपने आप को सोलर एनर्जी और डाटा में पिवट कर रहा था, उसके लिए तो समझो एक लाइफ लाइन बन गया है कि भाई फ्यूचर में आने वाले 10 सालों तक रिलायंस का तेल से फायदा होने वाला है। और ये $30 बिलियन का क्या है वो पहले समझ लेते हैं। डिकोडिंग द $300 बिलियन मैथ, अ 9 फिगर इक्विटी चेक अनलॉक्स अ मैसिव 20 ईयर क्रू सर्कुलर इकोनॉमी। अब समझ लेते हैं कि अभी एग्जैक्टली कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट होगा। $1.2 बिलियन 9 फिगर इक्विटी रोबोटो मोनो इंटर 20 ईयर ऑफ टेक एग्रीमेंट, मतलब 20 साल के लिए है, मतलब ये एक दिन के लिए नहीं है। और इसमें से जो $125 बिलियन यूएस लाइट सेल परचेज रोबोटो मोनो, $175 बिलियन रिफाइंड प्रोडक्ट सोल्ड इंटर रोबोटो नॉम। अब ये क्या है समझ लो, जो रिलायंस की रिफाइनरी बनेगी ना, उसका मतलब 10 से $12 बिलियन के आसपास ही होगा। शुरू में तो सिर्फ $2 बिलियन के आसपास से ही जो काम हो जाएगा, लेकिन वो जो रिफाइनरी है ना, अमेरिका के सेल ऑयल को खरीदेगा 20 साल तक, कितना, $125 बिलियन का, और उससे जो रिफाइन किया हुआ प्रोडक्ट बेचेगा 175। ये दोनों मिलाकर होते हैं $300 बिलियन। मतलब जो $300 बिलियन सही है, बस उसमें से थोड़ा सा डिटेल मिस कर गए थे डोनाल्ड ट्रंप कि ये 20 सालों के लिए है और सिर्फ $300 बिलियन का रिफाइनरी नहीं बन रहा, उसमें से जो प्रोडक्ट इनटेक होगा और आउटटेक होगा उसके बारे में। द ट्रू कॉस्ट फेज 1 रिक्वायर्स ओनली $1.2 बिलियन capital expenditure. Reliance secures a long-term supply guarantee without sinking $300 बिलियन upfront। मात्र 1.2 बिलियन, मतलब समझ लो $1.5 बिलियन का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कर रहा है रिलायंस। और पॉलिटिकल मैथ को इसको समझ ले, टाउटिंग द लाइफ टाइम कमर्शियल वैल्यू अलाउज द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टू क्लेम द बिगेस्ट डील इन यूएस हिस्ट्री। अब डोनाल्ड ट्रंप की आदत है कि भाई मुझे बड़ा नंबर चाहिए, कोई भी ऐलान करूंगा तो 100, 500, $1 ट्रिलियन से कम का होना नहीं चाहिए। तो अब एक साल में तो ये नहीं होने वाला है। तो आप समझ गए होंगे कि भाई ये बड़े, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की कोई भी बात आती है तो उसको फाइन प्रिंट के तौर पर देखना चाहिए। अब समझते हैं द मार्जिन रिस्क, लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी रिमेन्स हाईली डिपेंडेंट ऑन क्रैक स्प्रेड एंड रिफाइनिंग मार्जिन्स होल्डिंग अप ओवर द 2 decades होराइजन। अभी तो मात्र एक साल ही हुआ है, 20 साल में क्या से क्या हो सकता है हम सभी जानते हैं। तो ये $300 बिलियन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब जियो पॉलिटिकल, अभी ही क्यों, द जियो पॉलिटिकल कैटलिस्ट वार इन द मिडिल ईस्ट फोर्स एंड एक्सेलरेटेड डोमेस्टिक टाइमलाइन। मतलब जो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हुआ है, वो क्लियर कट सिग्नल है पूरी दुनिया भर के देशों के लिए कि अगर आप अपने एनर्जी के लिए किसी और देश पर निर्भर करते हो तो वो कभी भी खतरे में आ सकती है। जिस तरीके का जियोपॉलिटिकल चेस गेम चल रहा है, दो बड़े सुपर पावर जैसे चाइना और अमेरिका मिलकर के पूरी दुनिया में इधर से उधर तहलका मचा रहे हैं, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड। इंडिया में क्या असर हो रहा है भाई, एलपीजी के लिए मार हो रहा है, गैस इंडक्शन के दाम बढ़े जा रहे हैं और लोगों को पता नहीं है। जो सरकार है उसने पैनिक में ये मूव लिया है और सरकार को एक वाइट पेपर लेकर आना चाहिए और बताना चाहिए कि हाँ भाई एलपीजी खत्म हो जाएगा 4 दिनों के अंदर, तो आप लोग खाना बंद कर दो, या हमारे पास है कैपेबिलिटीज, हमने व्यवस्था कर लिया है। तो ये अभी जो ये जो एलपीजी के कारण चल रहा है ना, तो इससे तो क्लियर हो गया कि भाई अगर भारत को
अपने एनर्जी सिक्योरिटी को आगे बढ़ाना है, तो इंडिया के पास जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, ऑयल लाइसेंसेस उसको दोगुना, मतलब जो ऑयल का डिस्कवरी करते हैं ना अपने बेसिन्स में, मतलब अंडमान में, उसको फास्ट ट्रैक करना चाहिए। इतने दिनों से क्यों नहीं हो रहा था? देखने वाली बात है। रिएक्शन द स्नूथ। अब आ जाते हैं अ हाफ सेंचुरी ड्राउट, द यूएस एनर्जी ग्रिड हिट 50 ईयर प्रोसेसिंग वाल। 50 साल से यूएस की रिफाइनरीज में किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि अमेरिका में जो रिफाइनरी होते हैं ना, उससे निकलने वाला प्रदूषण वो हानिकारक होता है। इसीलिए जो भी गरीब देश है, जैसे इंडिया हो गया या फिर जो एशियन कंट्रीज हैं, वो रिफाइनरी करके हमें पैसा दे रहे हैं, तो क्यों नहीं करते हैं? तो 1970 में बना हुआ रिफाइनरीज अभी उनके खुद के जो सेल ऑयल है जो भारी मात्रा में वो जनरेट करते हैं, वो रिफाइन नहीं कर पा रहा। तो रिलायंस को इसमें एक्सपर्टीज है, तो रिलायंस को भी फायदा है, अमेरिका को भी फायदा है। भारत को इसमें क्या फायदा होगा मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो तेल बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, वो एक्सपोर्ट भी किया जाएगा और वो भारत को भी कर सकते हैं। पहले भारत करता था एक्सपोर्ट। अब जाते हैं टेक्सास चेक पॉइंट। ब्राउन्सविल है कहाँ? अमेरिका का एक राज्य है टेक्सास। वहां पर एक जगह है, कोस्टल एरिया है। ब्राउन्सविल प्रोवाइड्स द एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल नेक्सस रिक्वायर्ड 160,000 barrels per day facility engineered from the ground up to process 100% अमेरिकन 14% एपीआई। मतलब 1,60,000 बैलर्स पर डे का इसका कैपेसिटी होगा, जो नया वाला इनका बनेगा। एक्सपोर्ट एडवांटेज, द डीप वाटर पोर्ट एक्सेस पोजिशंस द फैसिलिटी flawlessly to act as both an efficient domestic distributor and a massive global export hub for refined products। तो इसका जो लोकेशन है ना, वहां पर डीप पोर्ट भी है टेक्सास में, तो इससे वहां पर एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, इंटरनली मतलब अमेरिका में भी उसको कंज्यूम किया जा सकता है। तो ये जो रिलायंस है ना, उसके लिए तो मतलब एक विन विन सिचुएशन है कि डोनाल्ड ट्रंप के इन्फ्लुएंस को भी उसने खरीद लिया है। द जामनगर एक्सपर्टीज। अब रिलायंस ही क्यों, जामनगर में जो बना हुआ रिफाइनरी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन रिफाइनिंग हब, मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी हब है जो एक ही लोकेशन पर है। अनपैरेलल एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी इन डाइवर्स क्रूड ग्रेड, मतलब इसके पास कैपेबिलिटी ये है कि हार्ड, सॉफ्ट, लॉन्ग, जितने भी तरह के रिफाइनरीज हो सकते हैं और सब के लिए इसने अपने आप को फाइन ट्यून करके रखा। वेनेजुएला का भी जो तेल है ना, वो रिलायंस ही रिफाइन करके देगा और उसी में कैपेबिलिटी है। रसिया का जो तेल है वो भी रिलायंस के पास ही कैपेबिलिटी है। स्टैंडर्ड यूएस रिफाइनरी स्केल परमिट सिक्योर बट लैकिंग मेगा प्रोजेक्ट कैपिटल। अब यूएस की रिफाइनरीज के पास तो भाई वेनेजुएला का तेल आ गया, लेकिन उसको रिफाइन करने की कैपेबिलिटी नहीं है। उसको है, लेकिन जो अमेरिकन सेल ऑयल है ना, उसका खुद का ही जो है ना, उसको रिफाइन करने में काबिल नहीं है। तो अब क्या है कि नया रिफाइनरी बनाना उनकी मजबूरी थी। पहले जब युद्ध नहीं हो रहा था तो वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, उनके लिए सस्ता पड़ रहा था, क्योंकि मतलब जो देश हैं, इंडिया जैसे देश हैं, उन पर है ना कॉस्ट का थोड़ा मतलब कम प्रेशर होता है, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो भी अच्छा था। US startups like America First Refining secured the complex tuning permits but fundamentally lack the immense capital depth and technical track record required to physically execute greenfield mega project। कैपेबिलिटीज के बारे में तो हम अमेरिका पर शक नहीं कर सकते हैं कि जो सारी टेक्नोलॉजी और पेटेंट है रिफाइनरीज में बनने वाले सामानों की, वो तो अमेरिका से ही आया है। लेकिन अभी क्या है, उनको कैपिटल की जरूरत थी, और अमेरिकन कंपनीज में थोड़ा सा जो एपेटाइट है रिफाइनरीज को लेकर के वो कम है, क्योंकि उन सबको यही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के जाने के बाद फिर से वो जो ग्रीन वाली जो रेवोल्यूशन है ना, वो आ सकती है। तो भाई रिलायंस के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बट रिलायंस ने क्या किया है कि उसने
मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा किसी कंपनी को होने वाला है इस युद्ध से, तो वो रिलायंस ही है मेरे भाइयों। क्योंकि रसिया का भी तेल रिफाइन करेगा, अमेरिका का भी करेगा और वेनेजुएला का भी। तो इंडिया में भी जो रिलायंस है ना, उसको अपने रिफाइनरीज की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। Facing intense pressure from US tariffs, Indian refineries were forced to sharply and rapidly reduce their intake of high discounted Russian crude by early 2026। भारत को नुकसान हुआ था रशियन तेल नहीं खरीदने से। Transitioning back to costlier Gulf oil precisely as the Tehran war erupted choked supply lines, triggering a crippling domestic fuel shortage in India। अमेरिका ने तो पहले बोला कि रसिया से तेल खरीदना बंद कर दो। भाई ये जो पूरा युद्ध हो रहा है, भारत जैसे देशों को घुटने पे लाने का एक्सरसाइज तो नहीं है। अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। जो कैलकुलेशन अमेरिका ने ईरान पर अटैक करने के बाद किया था, वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। और जापान से लेकर के चाइना, अमरीका, मतलब पूरे ईस्ट एशिया को इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और by directly investing in and part owning US cell infrastructure, India physically anchors its energy security far outside the crossfire of Middle Eastern। अब थैंक गॉड की जो हमारी 50% से ज़्यादा जो कैपेबिलिटी है रिफाइनरी की और ऑयल खरीदने की, वो हम लोग मिडिल ईस्ट के अलावा करते हैं। लेकिन जो एलपीजी है ना, उस पर हम बहुत ही ज़्यादा निर्भर हैं यूएई और कतर पर। और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं, 7 या 10 दिन से कोई भी एलपीजी का रिफिलर टैंक अभी तक आया नहीं है। तो भारत में ही जो रिफाइनरीज हैं, रिलायंस हो गए, बीपीसीएल हो गया, इन सबको बोला गया है कि आप क्रूड ऑयल से एलपीजी निकाल करके भारत देश में बनाना स्टार्ट करो। Balancing the books, the transaction structurally corrects a historical bilateral trade imbalance. Buying billions in US oil assets act as a strategic counter move by India, mathematically nullifying one of Washington's biggest historic economic friction points। जो ट्रेड इम्बैलेंस हुआ था, उससे भारत को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि जो टैरिफ लगाया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए। द मैसिव प्रोजेक्ट डिलीवर्स अप टू 2000 localized construction jobs and 300 permanent position in South Texas, precisely when domestic inflation is biting the electorate। अब अमेरिका में क्या है कि वहाँ पर चुनाव होने वाला है। तो अगर अभी से इसका इन्वेस्टमेंट होता है, तो वहाँ पर 2000 कंस्ट्रक्शन जॉब मिलेंगे। रिफाइनरी तो 2-3 साल बाद ही बनेगी, लेकिन अभी इमीडिएट तौर पर जो वहाँ के इलेक्ट्रेट है टेक्सास में खासकर, उनको फ़ायदा होगा। और इट्स अ गुड जेस्चर। कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री में आती है तो वहाँ के लोकल लोगों को फ़ायदा होता है। द अनप्रेसिडेंटेड स्केल ऑफ दिस परचेज जनरेट्स इमेंस पॉलिटिकल गुडविल। मतलब इमेंस पॉलिटिकल गुडविल है, तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप की नज़रों में भाई रिलायंस की इज्जत बढ़ गई होगी। तो अब उनके ऊपर जो सैंक्शन की तलवार लटक रही थी, वो अब नहीं होगी। म्यूचुअल सर्वाइवल, द इंसेंटिव मैट्रिक्स। अब ये भी समझ लेते हैं। एनर्जी एलिमिनेट द डोमेस्टिक प्रोसेसिंग बॉटलनेक फॉर लाइट सेल। मतलब अब इससे क्या होगा कि उनके ऊपर जो उनका खुद का तेल है, अगर उसको रिफाइन कर लेते हैं तो दुनिया भर में किसी और से जरूरत नहीं होगा। अब भारत का देख लेते हैं। सिक्योर अ हाईली इंसुलेटेड 20 ईयर गारंटीड क्रूड सप्लाई। तो भारत को भी वहां से एक्सपोर्ट किया जा सकता है, तो भारत को भी फायदा होगा। मैथमेटिकली बैलेंस द $300 बिलियन बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट अर्न्स अ मैसिव ग्लोबल डॉलर डोमिनेटेड रेवेन्यूज वाया रिफाइंड एक्सपोर्ट। मतलब हमें बहुत सारा फायदा होगा फॉरेन रिजर्व के मामले में। और हम लोग हो सकता है कि पूरी दुनिया भर में ये जो रिफाइनरी है ना, पूरी दुनिया को रिफाइन करके प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो इट्स अ गुड फॉर अस। डिलीवर अ मैसिव टेंजिबल मिड टर्म। मतलब अब इससे क्या है कि वहाँ पर जो अमेरिका में
फायदा होने वाला है अमेरिका फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग विक्ट्री, मतलब जो मागा सपोर्टर उनको लगा ओके तेल का रिफाइनरी आ रहा, गेन एब्सोल्यूट इम्यूनिटी फ्रॉम फ्यूचर यूएस ट्रेड सैंक्शन और टैरिफ्स। इससे फ्यूचर में अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाने से बचेगा। द क्लीन रिफाइनरी पैराडॉक्स, अब इसको भी समझ लेते हैं। ब्रांडिंग अ फॉसल फ्यूल मेगा प्रोजेक्ट एज अ क्लीन इज अ स्ट्रिक्ट लीगल नेसेसिटी। Trump and if AFR have heavily branded this project to the public as the cleanest refinery in the world। अब क्या है कि सभी को लोगों को लगता है कि जो रिफाइनरीज हैं वो बहुत पॉल्यूशन निकालती है, जैसे देख रहे हो ना यहाँ से धुआं निकल रहा है, जो रिफाइन करोगे तो उसका तो कुछ वेस्ट होगा, तो उसको बोल रहे हैं कि ये क्लीनेस्ट होगा, मतलब नए टेक्नोलॉजी से बनेगा, तो जो भी धुआं निकलेगा उसको रिफाइन करके एक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में रिफाइन किया जा सकता है। Designing specifically for highly efficient light set cell and integration clean tech is the only viable legal strategy to survive inevitable crippling lawsuits। तो अमेरिका में अगर ये ज़्यादा प्रदूषण करता है तो उस पर लॉ सूट आ सकता है, लेकिन जो अमेरिका का सेल ऑयल है ना उसको रिफाइन करना रिलेटिवली आसान होता है और उससे कम पोल्यूशन होता है। Threats to the timeline for distinct vectors threat Q2 2026 groundbreaking target, मतलब local and federal pushback over the profound ecological sensitivity of the Brownsville deep water site। रेगुलेटरी का भी रिस्क है कि भाई वहां पर जो ग्राउंड वाटर है उसको तो वो मैनेज कर लेंगे, टेक्सास और जो सरकार है उसको मैनेज कर लेंगे। मार्केट रिस्क, इफ द Middle East war suddenly de-escalates and oil prices crash, justifying $1.2 billion capital expenditure become highly difficult। ये मेरे हिसाब से रिलायंस के लिए ये सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं है, अमेरिकन मार्केट में उनको एक बहुत बड़ा एज मिल जाएगा। Tying the mega project so intimately to one specific administration make it highly vulnerable to reversal if political wind shift। अगर ये प्रोजेक्ट किसी कारणवश से नहीं बनता है तो उनको बहुत नुकसान होगा। रैपिडली स्ट्रेंथनिंग यूएस डॉलर कुड प्लेस सीवियर स्ट्रेन ऑन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज। ये छोटा मोटा चीज है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। A new ego economic access, US raw material light shale oil, Indian capital execution, a new global economy। आप इन तीनों को अच्छे से समझ लो कि जो लाइट सेल ऑयल है ना वो डोनाल्ड ट्रंप किसी को बेचना चाह रहे थे और इंडिया इज द राइट कंट्री राइट टाइम, और आने वाले फ्यूचर में इंडिया को इससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा। अभी जो ईरान में युद्ध चल रहा है उससे भारत को शॉर्ट टर्म में थोड़ा नुकसान है, लेकिन आने वाले 7 से 10 दिन के अंदर हमें पता चल जाएगा ईरान युद्ध का क्या होने वाला है। जो भी ऑब्जेक्टिव है डोनाल्ड ट्रंप का वो तो क्लियर है, वो इकोनॉमिक है, पूरे मिडिल ईस्ट के कंट्री को बर्बाद कर दो और अपने हथियार को बेचो और उनके तेल को मार्केट से आउट कर दो, ऐसा मुझे लगता है ये प्लान है। बट एनीवेज दोस्तों, आप क्या सोचते हो दोस्तों, इसके बारे में अपनी राय कमेंट में लिख कर बताएं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।